मैं सभी साथियों और विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है, आने वाली भर्ती प्रतियोगी जो परीक्षाएँ हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी और निश्चित रूप में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, वो निश्चित रूप में यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए आज जो हम बात करेंगे, वो भारतीय संविधान की शर्तों के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान और उपबंध हैं जो दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। हालाँकि भारतीय संविधान के जो आलोचक हैं, आलोचक ये कह कर के आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान जो है उधार का थैला और भानुभक्ति का पिटारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो भारतीय संविधान निर्माताओं को जो उपबंध अच्छे लगे, जो हमारे लिए हितकर थे, उन उपबंधों को दूसरे देशों के संविधान से हमने जो है अंगीकार किया है। वहाँ से जो है कई प्रकार के जो उपबंध हैं वो लिए गए हैं। तो कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान या उपबंध हैं जो दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं, उन पे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसमें एक तो भारतीय शासन जो अधिनियम 1935 है। देखिए जैसा आप जानते हैं भारत पर जो है अंग्रेजों का राज रहा है, शासन रहा है और लगभग 200 वर्षों का शासन रहा और 200 वर्षों के शासन काल में भारतीय संवैधानिक विकास की दिशा में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय-समय पर अनेक अधिनियम जो हैं पारित किए गए, जैसे 1858 का अधिनियम था, 1882 का अधिनियम था, इसके अलावा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1909 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम और 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का अधिनियम और लास्ट जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 था, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 जून 1947 को विभाजन योजना थी। तो उसमें ही जो है बहुत सारे जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान हैं वो 1935 के अधिनियम से जो है लिए गए हैं और जब तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक भारतीय जो शासन है वो 1935 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही चल रहा था। तो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, इसमें एक तो जो है संघीय तंत्र जो है लिया गया है। भारत का जो फेडरल जो सिस्टम है, संघीय तंत्र और राज्यपाल का जो कार्यालय है, ये भी 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा न्यायपालिका का उपबंध भी जो है 1935 के अधिनियम से है। लोक सेवा आयोग जिसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 14 में उल्लेखित है, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर के और 323 तक जो है उल्लेखित है। देखिए लोक सेवा आयोग जो है लोक कार्मिकों की और जो अधिकारी हैं, कर्मचारियों और अधिकारियों की जो है प्रमुख रूप से जो सिविल सेवा है, सिविल सेवकों की जो भर्ती की जाती है, वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। तो हमारे यहाँ जब लोक सेवा जो भर्तियाँ हैं, उसमें मोस्टली रूप में लोक सेवा आयोग के एक तो जो है आईपीएस हैं और एक आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा और एक भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है, वो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर के और 323 तक किया गया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कि प्रथम जो अध्यक्ष थे इसके सर रॉस बारकर थे। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। कार्यकाल जो होता है इनका 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका जो वेतन होता है 90,000 रुपए होता है और जो हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है? तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है किया गया और वहां से अपन ने लिया है और यूपीएससी इसका नाम रखा गया है। प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन जो उपबंध हैं वो भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो है लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से अपन बात करें तो अमेरिकी संविधान में एक तो जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट है, मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन में मौलिक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं और मौलिक अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो है मौलिक अधिकारों का होना अति आवश्यक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो
उसको हटा दिया गया और जो है अब केवल संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल वैधानिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में आता है, ठीक है, न कि जो है मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है, जुडिशियल रिव्यू, और जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है ये न्यायपालिका को और सशक्त और जो है स्वतंत्र बनाता है। अगर व्यवस्थापिका कोई ऐसे कानून बनाती है और कार्यपालिका ऐसे कानूनों को लागू करती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ है या संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा रद्द या शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च बनाती है, शक्ति प्रदान करती है, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत जो है जो लिखित है, ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो या अन्य कदाचार से संबंधित, तो संसद के एक सदन में जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है, और जब 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति का पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है। इसके अलावा कनाडा के संविधान के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो कनाडा के संविधान से एक तो सशक्त केंद्र के साथ में जो है जो फेडरल जो सिस्टम है, संघीय जो व्यवस्था है, ये कनाडा के संविधान से जो है प्रेरित है कि हमारे यहाँ भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र को जो है सशक्त या शक्तिशाली बनाया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, डियर स्टूडेंट्स, जैसे केंद्र राज्य और जो संबंध है, केंद्र राज्य के संबंधों को प्रमुख रूप से अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो केंद्र राज्यों के विधायी संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं। तो जो विधायी संबंध है उसमें 3 सूचियों के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के समस्त विषयों पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाती है। लेकिन किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, मान्य होता है। इसके अलावा जो अवशिष्ट जो विषय जो बच जाते हैं, तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र को सौंपी गई हैं, और ये जो प्रेरित हैं कनाडा के संविधान से हैं। राज्यपालों की नियुक्ति जो भी है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, और राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है वो केंद्र के द्वारा की जाती है, केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा एससी का जो परामर्श है, सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श है, ये भी जो है मोस्टली रूप में कनाडा के संविधान से क्या है, प्रेरित है। इसके अलावा जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, वीमर संविधान, यहाँ से जो उपलब्ध लिए गए हैं, एक तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो है स्थगन किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान एक तरफ एक हाथ से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है तो दूसरे हाथ से छीन लेता है। लेकिन ऐसा जो है राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कि कुछ मौलिक जो अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके और शेष जो मौलिक अधिकार है उनको आपातकाल के दौरान जो है क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। इस बात का जो प्रावधान जो लिया गया है ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से देखें तो फ्रांस के संविधान से एक तो गणतंत्रात्मक स्वरूप, इसके अलावा प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, ऐसे जो आदर्श है ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, फ्रांसीसी क्रांति से जो है लिए गए, और दुनिया को फ्रांसीसी क्रांति में ये 3 आधार स्तंभ प्रदान किए हैं। इसके अलावा आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो सरकार को ऐसे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोक कल्याण हो और लोक कल्याणकारी राज्य की क्या की जा सके, स्थापना की जा सके। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं जो कि जो है भाग 4 के अंतर्गत है, और 36 से 51 तक जो है इनको उल्लेखित है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है ये भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक तो समवर्ती सूची ली गई है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, समागम की जो स्वतंत्रता है, इस बात का जो प्रावधान है ये भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संसद
के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, अगर किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो है प्रावधान जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। चलिए ब्रिटेन के संविधान से बात करते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है, और ब्रिटेन के संविधान से एक तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ली गई है, और संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक जो कंट्री माना जाता है वो ब्रिटेन ही माना जाता है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से। इसके अलावा एकल जो नागरिकता है, इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, अर्थात जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो द्विसदन के रूप में, दो सदनों के रूप में द्विसदनवाद, ये भी जो है हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। और सोवियत संघ से जो लिए गए प्रावधान है, एक तो मूल कर्तव्य जो कि 42 संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़े गए 4 के में जो है उल्लेखित है अनुच्छेद 51 के में। और इसके बाद में प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो आदर्श है न्याय का, ये भी जो है सोवियत संघ से जो है प्रेरित है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं सोवियत संघ पहले जो है संघ के रूप में था, फेडरल रूप के रूप में, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। और सोवियत संघ का अब जो उत्तराधिकारी है वो कौन है, वो रूस है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान से लिए गए प्रावधान है, एक तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है जो 368 के अंतर्गत संसद करती है, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से। ठीक है, तो ये जो है ये मोस्टली रूप में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो संसद करती है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी कौन है, अब रूस है। और इसमें जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, निश्चित रूप में ये जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, कहां से हमने कौन-कौन से जो है प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है वहां से लिए हैं, तो निश्चित रूप में आने वाली भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो निश्चित रूप में जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।